तो गाजा में आईडीएफ को शक है कि अस्पताल में हमास के लड़ाके ठिकाने बनाकर छिपे हुए हैं। इसी को देखते हुए अल रंतिसी अस्पताल को इजराइल की सेना घेर चुकी है। दावा है रंतिसी अस्पताल के नीचे बहुत बड़ा बंकर है। बंकर के अंदर हमास के 20 से ज्यादा लड़ाके हैं। बंकर में बड़ी तादाद में हथियार होने की भी आशंका है। जहां तक बात गाजा में अस्पतालों पर अटैक की है तो दुनिया भर में इन दिनों गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल की चर्चा सबसे ज्यादा है, जहां 28 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 2000 हमले हो चुके हैं। इन हमलों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अल नस्र चिल्ड्रंस हॉस्पिटल पर भी एक हमला हो चुका है। इस हमले में 2 लोग मारे गए थे। अल रंतिसी हॉस्पिटल पर भी इजराइल की बमबारी हो चुकी है। इसमें 4 लोग मारे गए थे। अब यहां हमास के लड़ाकों की तलाश की जा रही है। इन अस्पतालों के अलावा ओसामा बिन जायद स्कूल पर भी अटैक हुआ था। इसमें 20 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा अल फाकुरा स्कूल पर हुए हमले में 15 लोगों की जान चली गई थी। और अब बात करते हैं उस हथियार की जिससे इजराइल गाजा में अस्पतालों को टारगेट कर रहा है। पिछले 24 घंटे से इस हथियार की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसका नाम है हेलफायर और ये हेलफायर मिसाइल R9X मिसाइल के नाम से जानी जाती है। ये क्या है, इसको लेकर के एक संक्षिप्त परिचय आपको दे देते हैं, उसके बाद इसकी ताकत भी बताएंगे। ये मिसाइल सिविलियन कैजुअलिटी के बिना पिन पॉइंट हमला करती है। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को इसी से मारा गया था। बालकनी में मौजूद जवाहिरी पर इसी से हमला हुआ था। बिना धमाके के जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया था। प्रीडेटर ड्रोन से आसानी से इस मिसाइल की फायरिंग होती है। इसमें कोई वॉरहेड नहीं होता, 6 ब्लेड लगे होते हैं। यह मिसाइल टारगेटेड इंसान को पूरी तरीके से क्रश कर देती है। इसका वजन 50 किलो, लंबाई 64 इंच, रफ्तार 1601 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका विंग स्पैन 13 इंच है। और अब बात करते हैं गाजा जंग में इस्तेमाल एरो 33 सिस्टम की, जिसका इस्तेमाल पहली बार हुआ है। इसे मिसाइल किलर भी कहा जाता है। यह लॉन्ग रेंज मिसाइल को डिटेक्ट करता है, वॉरहेड को ट्रैक करता है, हवा में ही तबाही मचा देता है। यह इजराइल का शील्ड सिस्टम है जो मॉडर्न मिसाइलों और रॉकेट से लैस है। इसकी हाइपरसोनिक गति से मिसाइलों का बचना नामुमकिन है, इसलिए इसे मिसाइल किलर भी कहते हैं। एरो 33 सिस्टम की रेंज 2400 किलोमीटर है। दूर दूर तक हमले को नाकाम ये कर सकता है। काइटेनिक किल व्हील से लैस, जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों का काल भी माना जाता है। मल्टी टारगेट एंगेजमेंट की इसमें क्षमता है, मतलब एक वक्त में कई हमले नाकाम कर सकता है। इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, मतलब आसानी से किसी भी जगह ले जाया जा सकता है। और जब इजराइल में चल रहे विनाशक हथियारों का जिक्र हो रहा है तो आज आपको हमास के वो हथियार भी दिखाते हैं जिसके दम पर उसने 7 अक्टूबर को इजराइल को लहूलुहान कर दिया था। वॉर जोन में मौजूद TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने इजरायली सेना के बेस पर पहुंचकर जहां हमास के हथियारों को दिखाया जा रहा था उनको रिकॉर्ड किया। हथियारों के जखीरे में ईरान के हमास प्रेम वाले सबूत भी। इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को शुरू हुए जंग में हमास के लड़ाकों ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, उसका साजो सामान इस वक्त इजराइल के एक डिफेंस बेस पर रखा हुआ है। और मैं उसी डिफेंस बेस पर TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी है और एक इक्विपमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं कि हथियारों के साथ दवाइयों की कितनी बड़ी खेप लेकर ये तमाम लड़ाके इजराइल की सीमा में दाखिल हुए थे। ये हैकिंग फ्रेम्स हैं जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहां तक ये हैकिंग फ्रेम्स हैं। इसके बाद वो तमाम बॉम्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल के गांव में रहने वाले लोगों को डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ किया गया था। और यहां से अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको चौंका देने वाली ये तस्वीरें हैं। ये वो बड़ी माइंस भी आपको नजर आएंगी, बॉम्ब्स भी नजर आएंगे, आईईडीज भी नजर आएंगे, जिसके जरिए इन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। शुरुआत इन आईईडीज के जरिए करिए। ये आईईडीज बॉम्ब है जिनका इस्तेमाल इजराइल के गांव में किया गया था। इसके बाद जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये वो तमाम आईईडीज की तस्वीरें हैं। इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो माइंस की तस्वीर होंगी जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो माइंस है, हैवी माइंस है, जो लगभग जिस एरिया में प्लांट किया जाए वहां लगभग 500 मीटर का इलाका उड़ा पाने में ये पूरी तरह से सक्षम होता है। इसके बाद आप देखिए, ये अगर आप देखेंगे, ये ग्रेनेड्स हैं, तरह तरह के हैंड ग्रेनेड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था। ये पाइप बॉम्ब हमें बताया गया है, ये पाइप बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल किया गया था। एक तरफ से एक्सप्लोजिव डालकर इसमें ब्लास्ट किया जा सकता है और दुश्मन को 1 मिनट में धराशायी करने में ये पाइप बॉम्ब्स सक्षम है। ये ईरान मेड है, देखिए, ये ईरान मेड बॉम्ब है जिसकी तस्दीक ये स्टिकर करता हुआ आपको नजर आएगा। फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, यहाँ पे इसको लोड किया जाता है और उसके बाद ट्रिगर करके इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है। दिस इज RPG-29। ये RPG-29 है, ये भी एक तरह का हथियार है
जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसका ट्रिगर होता है, वहाँ से एक तरफ से इसमें गोला डाला जाता है, यहाँ से ट्रिगर दिया जाता है और सामने जो दुश्मन होगा वो 2 मिनट में धराशायी। इसके अलावा ये RPG-7 है, ये उसी की श्रृंखला, यहाँ से ये RPG-7 की श्रृंखलाएं यहाँ से शुरू होगी, यहाँ वहाँ, आप जहाँ नजर डालेंगे इसी तरह के हथियार हैं। कई तरह के ऐसे हथियार हैं जिसके शायद आपने कभी देखा भी ना हो, कभी आपने नाम भी ना जाना हो, वो सब है। इसके अलावा कई सारे अनमैन्ड UAVs यहाँ पर है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये वो जो RPGs हैं, ये यूरोपियन यूनियन के 80 के दशक के ये RPGs हैं जो यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल हुआ करते थे। अक्सर जो आतंकवादी संगठन हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने हथियार आपको नजर आ रहे हैं, आर्म्स नजर आ रहे हैं, एम्यूनिशंस नजर आ रहे हैं, इनकी खासियत यह है कि इसमें से 15% आर्म्स जो हैं वो ईरान मेड है। Much of the munitions here have been made by Iran, but not all. What you're finding here is a huge amount of different types of weaponry you found. What was explained to us by the major here before, that this weaponry is made from Iran, maybe some from the former Soviet Union, some from North Korea. These are the type of, and many, most of it was actually homemade in Gaza itself. और मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त गाजा बॉर्डर से मौजूद हैं। विपिन, नेतन्याहू ने कहा है ये लड़ाई जो है लंबी चलेगी, और जो आप हथियार दिखा रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि हमास इतनी जल्दी हथियार डालने वाला है नहीं। तो क्या ये लड़ाई वैसी ही चलने वाली है जैसे रूस और यूक्रेन की चल रही है? इस बात में संशय नहीं लगता है मुझे राहुल जी, क्योंकि जो तैयारी है और जिस तरह के हथियारों की बरामदगी उन गांवों में हुई है जहां पर पहले हमला किया गया था, उससे ये जाहिर होता है कि वेल प्लान्ड, वेल अरेंज्ड और वेल माइंड को मेकअप करके ये हमला किया गया था। इसीलिए 1 महीने बाद भी पूरी तरह से अभी गाजा पट्टी में ये युद्ध, इजराइल की सेना कितनी बड़ी सेना है, कितनी बड़ी इंटेलिजेंस है और कितने हथियार गोला बारूद को गिराने के बाद भी ये युद्ध नहीं जीत पाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये युद्ध चलेगा, लेकिन रूस और यूक्रेन की तरह 1 साल से ज्यादा चलेगा ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। लेकिन ये जरूर है कि लंबा चलने की संभावना है, क्योंकि हथियार अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, ये पूरी जानकारी देने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इजरायली फोर्स सधे हुए वॉर प्लान के हिसाब से ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी हमास के कब्जे में मौजूद बंधक हैं। बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर इजराइल में बड़ी आवाज उठ रही है, जिसे नजरअंदाज करना नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। हमास का चीफ इस्माइल हानिया दोहा में बैठकर अपने लड़ाकों को निर्देश दे रहा है, वहीं से इजराइल को हराने का प्लान बना रहा है। हमास की साजिश और हरकत को देखते हुए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ और अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ ने दोहा में कतर के पीएम से मुलाकात की। दोहा में कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, मोसाद चीफ डेविड बार्निया और CIA निदेशक विलियम बर्न्स के बीच लंबी बातचीत चली। इस दौरान इस्माइल हानिया पर एक्शन से लेकर बंधकों की रिहाई प्लान तक कई मुद्दों पर बात हुई। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिनको बंधक बनाया था उनमें अमेरिकी नागरिक भी हैं, इसलिए अमेरिका खुद बंधकों की रिहाई प्लान में पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। इस बीच इस्लामिक जिहाद ने 2 बंधकों पर वीडियो जारी किया है। इस्लामिक जिहाद 2 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। सेहत के आधार पर इनको रिहा करने के लिए वो तैयार हुआ है। हालांकि IDF ने इसे इस्लामिक जिहाद का प्रोपेगेंडा बताया। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में एक मुल्क ऐसा आया है जिसने मध्यस्थता की है, जिसकी मध्यस्थता का रिजल्ट भी कई बार नजर आया है। कतर की मध्यस्थता का ही परिणाम है कि जो तमाम बंधक हमास के लड़ाके इजराइल की धरती से लेकर गए थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही बार बार छोड़ा गया है। यही वजह है कि पिछले 20 दिनों में इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ ने 2 बार कतर का दौरा किया है और इस बार उनके साथ CIA के चीफ भी थे और उन्होंने जो कतर के प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात भी की है। सबसे बड़ा जो मसला और मामला इस मुद्दे में जुड़ा हुआ है वो है बंधकों की रिहाई का मामला, जिसको लेकर इजराइल बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रहा है। बात सिर्फ इजराइल के बाशिंदों की नहीं है, अमेरिका, थाईलैंड समेत तमाम, रशिया समेत तमाम ऐसे देश हैं जिनके नागरिक
इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। उनको छुड़ाने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है और इजराइल को इस बीच सिर्फ एक देश, एक शख्स नजर आ रहा है, वो है कतर के प्रधानमंत्री, जो इस मसले में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं।